नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जिसमें 30 प्रश्न हैं और ये 30 जो प्रश्न हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि इन 30 प्रश्नों में से आप कितने आंसर जो हैं सही करते हैं। इसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, सीएनटी एक्ट हो या फिर औद्योगिक नीति हो या और भी जो टॉपिक्स हैं हमारे झारखंड के पेपर में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि इसमें सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ मैं जो बोलती जाऊंगी उस पर ध्यान देना है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड के किस विद्रोह का केंद्र वनचरी जोर था। तो झारखंड का वो कौन सा विद्रोह था जिसका केंद्र वनचरी जोर था। तो ये विद्रोह था कौन सा, तो तिल का विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे। तो सिंहभूम की जो पहली शाखा है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक हैं कौन, तो ये हैं काशीनाथ सिंह। सिंहभूम के सिंह वंश की जो पहली शाखा है उसके संस्थापक हैं काशीनाथ सिंह और इसकी जो दूसरी शाखा है उसके संस्थापक हैं दर्प नारायण सिंह। फिर नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, कुड़ुक भाषा में संसद को किसने संबोधित किया था। तो कुड़ुक भाषा में संसद को संबोधित करने वाले कौन थे, तो इनका नाम है क्या, तो इनका नाम है पीयूष तिर्की तथा स्वर्गीय कार्तिक उरांव। ठीक है, मैंने यहाँ सारे आंसर्स को हाइड करके रखा है ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ें और उसका आंसर खुद से देने की कोशिश करें। फिर नेक्स्ट है चौथा नंबर, अंबर हांसदा का निधन लगभग 108 वर्ष की आयु में हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो अंबर हांसदा जिनका निधन 108 वर्ष की आयु में हुआ है तो वो किस क्षेत्र के थे, तो वे थे स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है। तो ये जो पालकोट आश्रयनी है वो गुमला जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार जो है किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र संपदा भूधृति का सर्वेक्षण कराने तथा उसका अधिकार अभिलेख तैयार कराने का आदेश दे सकती है। तो यह है कौन सी धारा, यह है धारा 80। धारा 80 के तहत जो राज्य सरकार है वो राजस्व अधिकारी के द्वारा स्थानीय क्षेत्र संपदा भूधृति का सर्वेक्षण कराने तथा उसका अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश जो है वो दे सकती है, धारा 80। नेक्स्ट है, झारखंड की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति में कुल कितने अध्यायों में विभाजित है। तो झारखंड की जो पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति है कुल कितने अध्यायों में विभाजित है, तो ये विभाजित है 9 अध्यायों में। कितने अध्यायों में, तो 9 अध्यायों में विभाजित है झारखंड की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति का सामुदायिक पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी जनजाति है जिसका सामुदायिक पंचायत का मुखिया जो है वो मुकद्दम कहलाता है। तो ये कौन सी जनजाति हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। तो वो कौन सी जनजाति है जिसमें बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी जनजाति है जो बाल विवाह को श्रेष्ठ मानती है, तो ये है खरवार जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नीति के आलोक में झारखंड में मोमेंटम झारखंड, किस नीति के आलोक में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया गया था। तो ये जो मोमेंटम झारखंड है ये इसका आयोजन किया गया था किस नीति के तहत, तो ये नीति है झारखंड की औद्योगिक नीति 2012। झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 के आलोक में झारखंड में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया गया था। इस पे मैंने एक स्पेशल क्लास भी रखा है, उसके प्रश्न इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक क्लास भी मैंने एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें क्योंकि वहां से एक नया क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार ने किस वर्ष कोल जनजाति को झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है? यहाँ पे प्रश्न थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें यही है कि भारत सरकार ने किस वर्ष कोल जनजाति को झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। तो ये वर्ष कौन सा है? तो ये वर्ष हो जाएगा 2003। भारत सरकार ने 2003 में कोल जनजाति को झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में जनजातियों की श्रेणी में शामिल किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा किस जनजाति का युवा गृह है? तो ये जो कोरवा है वो किस जनजाति का युवा गृह है? यानी कि हर जनजाति में युवा गृह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कोरवा जो है वो किस जनजाति में जाना जाता है? युवा गृह को किस जनजाति में कहा जाता है? कोरवा। तो ये है कौन सी जनजाति? तो ये है सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया में युवा गृह को कोरवा कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास मंत्रमुग्ध के लेखक कौन है? तो ये उपन्यास का नाम है मंत्रमुग्ध। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं उत्पल दत्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस महिला ने कौन बनेगा करोड़पति 2020 में 1 करोड़ रुपए जीते हैं? तो ये कौन सी महिला है जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति 2020 में 1 करोड़ रुपए जीते थे? तो ये इस महिला का नाम है नाजिया नसीम। नाजिया नसीम ने 2020 के कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीते थे। फिर नेक्स्ट है, सरना धर्म कोड किससे संबंधित है? तो ये जो सरना धर्म कोड है जो कि बहुत ही चर्चा का विषय रहा है 2020 का, तो ये किससे संबंधित है सरना धर्म कोड? तो ये संबंधित है 2021 की जनगणना के एक नया कॉलम जोड़ने से। यानी कि 2021 की जो जनगणना होने वाली है उसमें एक नया कॉलम या कोड जोड़ने से संबंधित है ये सरना धर्म कोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए गठित कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है उसकी सहायता के लिए जो समिति कार्यकारिणी समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्य सचिव। फिर नेक्स्ट है, झारखंड में वज्रपात की समस्या से निपटने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो झारखंड में वज्रपात की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है और इससे निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। तो इस संस्थान का नाम, जिसके द्वारा इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया, उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तेलियागढ़ किला। तेलियागढ़ किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, झारखंड का पहला खेल नीति कब लाया गया? तो झारखंड की जो पहली खेल नीति है इसे कब लाया गया था? तो इसे लाया गया था 2007 ईस्वी को। फिर नेक्स्ट है, झारखंड की दूसरी खेल नीति जो दिसंबर 2020 में लागू की गई उसके अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितना इनाम झारखंड सरकार की तरफ से दिया जाएगा? तो इसमें जो इनाम दिया जाएगा वो जो स्वर्ण पदक जो खिलाड़ी जीतेंगे ओलंपिक में उसको इनाम के रूप में दिया जाएगा 2 करोड़ रुपए। कितना? तो 2 करोड़। और अगर सिल्वर यानी कि अगर रजत पदक कोई खिलाड़ी जीतता है ओलंपिक में तो उसे 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और अगर कोई कांस्य पदक जीतता है कोई खिलाड़ी ओलंपिक्स में तो उसे 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगुआ छऊ नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, इसे कहा जाता है सिंगुआ। क्या कहा जाता है? सिंगुआ। सिंगुआ छऊ ये किस जिले से संबंधित है झारखंड के? तो ये जो सिंगुआ छऊ है ये झारखंड के खूंटी जिले से संबंधित है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो छऊ नृत्य है इसकी 3 शैलियां हैं जो बहुत ही फेमस हैं। एक है सरायकेला खरसावां शैली, दूसरा है मयूरभंज शैली और तीसरा है पुरुलिया शैली। और एक और नई शैली विकसित हो रही है खूंटी जिला में, सिंगुआ छऊ नाम है जिसका। तो ये सिंगुआ छऊ जो है वो खूंटी जिला से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र तिवारी जिनको 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है वह किस खेल के कोच हैं? तो ये जो धर्मेंद्र तिवारी हैं जिनको 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये कोच हैं किस खेल के? तो ये हैं तीरंदाजी खेल के कोच। तीरंदाजी के कोच हैं धर्मेंद्र तिवारी, जिन्हें की द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 में। नेक्स्ट है, डाकिया योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये जो डाकिया योजना है जिसमें आदिम जनजातियों को घर पर 35 किलोग्राम चावल पहुंचाने की योजना है, जो खाद्य विभाग की तरफ से उन्हें पहुंचाया जाएगा। तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 2017 ईस्वी में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2017 ईस्वी में डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी। हो सकता है पूछ दे कि डाकिया योजना के दौरान जो चावल देने का प्रावधान है खाद्य विभाग की तरफ से कौन सी जनजातियों को? तो आदिम जनजातियों को। और कितना चावल देना है? तो 35 केजी चावल जो है वो देना है, घर पे पहुंचाया जाएगा, इसलिए इस योजना का नाम डाकिया योजना रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका ये किसने लिखा है? तो ये जो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका है ये लिखा है किसने? हॉफमैन ने। हॉफमैन के द्वारा लिखा गया है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा मुंडारिका। नेक्स्ट है, संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है तथा उसके संपादक कौन है? तो ये जो संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र है उसका नाम है होड़ संवाद। क्या नाम है? इसे होड़ संवाद कहा जाता है। नाम है इसका होड़ संवाद। मैं इसका यहाँ पे लिखना भूल गई थी तो मैंने इसे आपको यहाँ बता दिया है कि संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है वो होड़ संवाद है। और इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसके जो संपादक हैं उनका नाम है डोमन साहू समीर। डोमन साहू समीर के द्वारा संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद जो है वो निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हड़ाम वाक आतो। हड़ाम वाक आतो जो है वो संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना? यहाँ पे वन होगा। वन रिपोर्ट है और यहाँ वन की बात की जा रही है, जंगल। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना? इसका आंसर हो जाएगा 0.08 हेक्टेयर। झारखंड का जो वन रिपोर्ट है 2019 का, उसके अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का आच्छादन है 0.08 हेक्टेयर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, मदन भेरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये जो मदन भेरी है ये वाद्य यंत्र का प्रकार कौन सा है? तो ये है सुशील वाद्य यंत्र। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन थे। ये आपको कैसे लगे ये कमेंट के द्वारा आप जरूर बताएं और आपके इसमें से कितने आंसर्स जो हैं वो सही हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। और इस तरह का सेट आपको अगर पसंद आता है तो वो भी मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि मैं आगे भी इस तरह के सेट्स जो है वो आपको उपलब्ध कराती रहूं। क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो बनाने चाहिए, ताकि हमसे एग्जामिनेशन हॉल में ह्यूमन एरर ना हो, क्योंकि इसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको जहाँ से भी जितने भी प्रश्न मिलते हैं उसको आप सॉल्व करें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।